इसरो की इस रिसर्च से दुनिया हैरान, नासा के हाथ पांव फूले। कुइपर बेल्ट पर इसरो करने वाला है रिसर्च। स्पेस साइंस के बड़े राज से इसरो उठाएगा पर्दा। चांद पर भी इसरो की बड़ी तैयारी, अब 28 दिन से ज्यादा का होगा प्लान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, आसान शब्दों में इसरो, लगातार खुद को एक्सप्लोर कर रहा है। नए नए प्रोजेक्ट्स के जरिए अच्छे अच्छे देशों की हवा निकालने का काम कर रहा है। आजकल इसरो अब एक जरूरी मिशन पर लग गया है। ये मिशन जुड़ा है चंद्रयान 3 से। जी हाँ, अब इसरो के साइंटिस्ट चाहते हैं कि अभी चांद से जो डेटा हमारे पास 14 दिन का आता है, उसकी जगह 28 दिन का डेटा उनके पास आए। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर लैंड होने के बाद 14 दिनों तक काम करने के लिए ही बनाया गया था। इसका कारण था चांद पर सूरज की रोशनी ना पहुंचना। दोस्तों, दरअसल चंद्रयान 3 के लैंडर में सोलर पैनल लगे थे जो सौर ऊर्जा से पावर जनरेट कर रहा था। अब क्योंकि चंद्रमा पर 14.5 दिन ही दिन होता है, तो वो इन 14 दिनों तक सूरज से पावर लेता रहा। इसके बाद 14.5 दिन की रात होती है। ऐसे में चंद्रयान 3 सोलर पैनल से पावर जनरेट नहीं कर सकता था। लेकिन अब दोस्तों, इसरो के साइंटिस्ट इस बात पर दिमाग लगा रहा है कि इसे कैसे पूरा किया जाए, यानी ऐसी कोई प्रोग्रेस हो जिससे हमारे पास ये डेटा आने में दिक्कत ना हो, हमें हर समय सूरज की रोशनी का ध्यान न देना पड़े। इसलिए इसरो के साइंटिस्ट नई तकनीक पर काम कर रहे हैं। इस बार जब इसरो चंद्रयान भेजेगा तो उसमें रेडियो आइसोटोप जनरेटर का इस्तेमाल करेगा। इसरो में इस ट्रैक के डायरेक्टर BN रामकृष्ण ने अभी हाल ही में इसरो के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि हम चंद्रमा पर और ज्यादा समय तक टिक सके, ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है। साथ ही कुइपर बेल्ट में माइनिंग करके वहां से गोल्ड, प्लेटिनम और अन्य खनिज लाने पर भी रिसर्च के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, इसरो के साइंटिस्ट रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर पर रिसर्च कर रहे हैं। इसमें अभी कई सारी चुनौतियां भी हैं। इस नई तकनीक को चंद्रमा पर टेम्परेचर, वाइब्रेशन और बाकी चुनौतियों को झेलना है। साथ ही ये चुनौती भी है कि नई तकनीक में हमें वेट और वॉल्यूम में कम रखना है, इससे रॉकेट आसानी से चंद्रमा पर जा सके। नई तकनीक के इस्तेमाल से चंद्रमा पर चंद्रयान का समय 14 से बढ़कर 28 दिन या इससे कई गुना ज्यादा कर सकते हैं। इससे हमें चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए और समय मिलेगा। बात अब अगर नासा की करें तो अमेरिका 1969 में चंद्रमा पर पहुंच गया था। बाकी देशों ने भी अच्छी कोशिश की। कोई भी देश अपनी सभी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता है। भारत को खुद रिसर्च करके सभी संसाधनों को जुटाकर चंद्रमा पर पहुंचना था। हमने टेक्नोलॉजी विकसित की, इसलिए हमें इतना समय चंद्रमा तक पहुंचने में लगा। इसरो का कुइपर बेल्ट रिसर्च उड़ाने वाला है नासा के होश। इन सब के अलावा इसरो में इस ट्रैक के डायरेक्टर BN रामकृष्ण ने बताया कि इसरो बाकी प्लेनेट पर भी रिसर्च कर रहा है। अब मंगल ग्रह के बाद कुइपर बेल्ट की बारी है। कुइपर बेल्ट में गोल्ड, प्लैटिनम और बाकी खनिज काफी मात्रा में मौजूद हैं। हमारा प्रयास है कि कुइपर बेल्ट से गोल्ड, प्लैटिनम और बाकी खनिज देश में लाए जा सके। ऐसा हुआ तो भारत बहुत ही समृद्ध हो जाएगा। इसरो का यही प्रयास है कि ऐसी तकनीक विकसित करें जो कुइपर बेल्ट से कम खर्च में गोल्ड और प्लेटिनम एवं बाकी खनिज माइनिंग करके कम खर्च में लेकर आ सके। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि ये आखिर कुइपर बेल्ट असल में है क्या, तो आइए हम आपको बताते हैं। कुइपर बेल्ट एस्टेरॉइड्स बेल्ट की तरह ही है, केवल इसकी चौड़ाई दोगुनी है, ऊंचाई दोगुनी है और इसमें कम से कम 2 गुना सामान है। कुइपर बेल्ट का सबसे फेमस सदस्य है प्लूटो। ऐसा माना जाता है कि कुइपर बेल्ट में 1 लाख से अधिक वस्तुएं हैं जो अलग अलग एरिया में यूज किए जा सकते हैं। दोस्तों, भारत अब लगा हुआ है इसी खोज में कि हम ये देख पाएं कि आखिर कितने अलग अलग तरह के मटेरियल हमें यहाँ से मिल सकता है। कुइपर बेल्ट नेपच्यून की ऑर्बिट के ठीक पीछे से शुरू होती है, या 30 AU से लेकर लगभग 50 AU तक, जिसकी सटीक सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस एस्ट्रोनॉमर से पूछते हैं। आप में से जो लोग रैंडम एस्ट्रोनॉमी शब्दावली से अपडेट नहीं हैं, उनके लिए AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का छोटा रूप है। इसीलिए 30 AU 30 का मतलब है पृथ्वी की तुलना में सूर्य से 30 गुना ज्यादा दूरी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुइपर बेल्ट में 2 बाकी बौने ग्रह हौमिया और माकेमेक और हजारों दूसरे छोटे चट्टान और बर्फ के टुकड़े भी हैं। हालांकि हम जानते हैं कि वहां बहुत सारे और भी टुकड़े हैं, लेकिन उन्हें देखना मुश्किल है क्योंकि वो छोटे हैं और बहुत दूर हैं। इसलिए अभी इस बात को लेकर कई सारे स्पेस साइंटिस्ट शक के साथ कहते हैं कि लगभग 1 लाख कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स या KBO हैं।
एस्ट्रोनॉमर्स को बहुत सारे मैथ्स और कुछ कंप्यूटर सिमुलेशन के आधार पर शक है कि कुइपर बेल्ट का निर्माण बहुत पहले हुआ था, बड़े ग्रहों के बनने के ठीक बाद। उस समय सबसे बड़े विशालकाय ग्रह जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक दूसरे के बहुत करीब थे, जो छोटे ग्रहों के झुंड से घिरे हुए थे। अपने निर्माण के बाद जुपिटर एंड सैटर्न सूरज के करीब चले गए, जिससे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण यूरेनस और नेपच्यून दूर की ऑर्बिट्स में चले गए। दोस्तों, अब आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जब विशाल ग्रह घूमने लगते हैं तो तबाही मच जाती है। ऐसी ही तबाही मची हुई होगी सभी प्लैनेट्स के पूरी तरह से मौजूदा स्थिति में आने से पहले। इसरो भी कई लेवल में अब सोचने लगा है। स्पेस साइंस में न केवल नासा या दुनिया के बाकी स्पेस संस्थाएं काम कर रही हैं, बल्कि अब इसरो भी रिसर्च फील्ड में झंडे गाड़ रहा है। अब जरा सोचिए दोस्तों कि जैसे जैसे यूरेनस और नेपच्यून सूर्य की गोद से दूर होते गए, उनके गुरुत्वाकर्षण बल ने कुछ ग्रहों को सौरमंडल से बाहर निकाल दिया, जो अकेले ही इंटरस्टेलर जायंट में भटकने के लिए मजबूर थे। दोस्तों, कुइपर बेल्ट ठंडा है, बंजर इलाके जैसा है। कुइपर बेल्ट नाम डच एस्ट्रोनॉमर जेरार्ड कुइपर के नाम पर रखा गया है, जो 20वीं सदी के मध्य में ये परिकल्पना करने वाले कई लोगों में से एक थे कि नेपच्यून के बाद हमारे सौरमंडल का क्षेत्र बिल्कुल भी खाली नहीं है। हालांकि जेरार्ड का मानना था कि ये एरिया अतीत में बिल्कुल भी खाली नहीं था, लेकिन मौजूदा समय तक यानी पिछले अरबों सालों में इसे साफ कर दिया गया था। नई सैटेलाइट के लॉन्च होने से इसरो को होगा बड़ा फायदा। दोस्तों, इसके अलावा इसरो काम कर रहा है नई सैटेलाइट के लॉन्च पर, क्योंकि नई सैटेलाइट के लॉन्च होने से काफी फायदे होंगे। इसरो का कहना है कि इससे हमारा कम्युनिकेशन और बेहतर होगा। अब अगर हम नई सैटेलाइट को भेजते हैं तो किसी भी आपदा की जानकारी और बेहतर साथ ही सटीक तरीके से पहले पता चल सकेगी। इसके आधार पर हम लोग प्राकृतिक आपदा से लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। सैटेलाइट पर बहुत ही बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। इसरो अभी अपने 55वें स्थापना दिवस पर 15 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 यानी EOS-08 प्रोजेक्ट करेगा। EOS-08 सैटेलाइट को इसरो के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 से प्रोजेक्ट किया जाएगा। यहाँ D का मतलब डेवलपमेंटल है। EOS-08 एक रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है जिसका मास लगभग 175.5 किलोग्राम है। इसे 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इस सैटेलाइट में सैटेलाइट आधारित आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी, आग का पता लगाने, औद्योगिक और बिजली संयंत्र आपदा निगरानी, ज्वालामुखी गतिविधि एनालिसिस जैसे जरूरी आंकड़ों के लिए मिड वेव और लॉन्ग वेव इंफ्रारेड बैंड में दिन और रात दोनों के दौरान कैप्चर करने की क्षमता है। इसी तरह इसरो अपने नए नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहा है ताकि वो दुनिया को अपनी पावर का हिसाब किताब दिखा सके, ठीक वैसे ही जैसा उन्होंने मंगल मिशन के दौरान दिया। वो मिशन दुनिया वालों के लिए सीख साबित हुआ कि कैसे कम से कम बजट में भी वो काम किया जा सकता है जो किसी की सोच से परे है।